आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सीडीपी का है, बाल विकास। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है। टॉप 30 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? इसमें कहा है कि बच्चों का जो चिंतन है, चिंतन करने की प्रक्रिया है, वो वयस्कों की अपेक्षा गुणात्मक रूप से अलग होता है। हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अब जीन पियाजे की जो 4 स्टेज मतलब 4 अवस्थाएं दी गई हैं। नंबर 1 है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज। नंबर 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल स्टेज। इसमें पूछी गई है फॉर्मल स्टेज। तो फॉर्मल स्टेज कौन सी है? संरक्षण, वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच में से आबद्ध हैं। तो इसका ऑप्शन है सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए? जिसमें बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना चाहिए। पुरस्कार और दंड, जब बाल केंद्रित कक्षा हो उसमें पुरस्कार और दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है और पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करना और उनकी क्षमता के आधार पर क्लासिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई देखते हैं कौन सी है। संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिस, वाक्य, रूपिम, स्वनिम। तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो स्वनिम होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण, उच्च, मध्यम। तो इसमें जो ऑप्शन है वो उच्च बुद्धि लब्धि से होते हैं सामान्य। प्रश्न नंबर 6। बाल्य अवस्था की अवधि में विकास, जो बाल्य अवस्था का समय होता है उसमें विकास कैसा होता है?
में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, वह स्तरीय और मिश्रित होता है। तो इसमें ऑप्शन है धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जाता है, ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रतिकूलित परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले वंचित पृष्ठभूमि वाले आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। इसमें नहीं मतलब निगेटिव आंसर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थी को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझाना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो ये जो ए बी सी ये तीनों तो पॉजिटिव आंसर हैं, और डी जो है वो निगेटिव आंसर है। तो निगेटिव का निगेटिव ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है, पृथक्करण। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है या सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। एक बच्चा कि जो अक्षमता से ग्रस्त है या सा और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में कोई अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको कौन सी अक्षमता या डिसेबिलिटीज़ है? तो उसको डिसलेक्सिया है, जो पठन विकार से संबंधित होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, किशोर डैश का अनुभव करते हैं। जो एडल्ट होते हैं वो किसका अनुभव करते हैं? आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का। जो एडल्ट होते हैं वो अनुभव करते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता डैश होता है। जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको होती है कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती है? डिसलेक्सिया, डिस्माफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया। तो उनको होती है डिस्माफिया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में, लेव वाइगोत्स्की जो है उनके समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? किस विधि को अच्छा मानेंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाल विकास में स्टैंडर्डाइज्ड तो होता ही नहीं है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो इसका ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, जो मिलकर प्रोजेक्ट किया जाए उसकी वरीयता ज़्यादा देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005, जो
एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनावकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो इसका आंसर जो उत्तर होगा वो सुविधादाता होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो इसका उत्तर है पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, सुनने में असमर्थ बच्चा, जो सुनने की डिसेबिलिटीज या क्षमता होती है उससे असमर्थ बच्चा, श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो ए, बी, डी तो है नहीं। अगर सुनने की क्षमता है बच्चे में तो उसे भी नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए, और उसको अगर उसकी सुविधा के अनुसार उसे साधन प्रदान किए जाए तो वो भी कर सकता है अच्छा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है। एक शिक्षिका जो है वो अपनी प्राइमरी की कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, हिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित कर। एक शिक्षिका जो प्राइमरी कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, वो अगर बच्चे को किसी भी विषय वस्तु को अगर बच्चे के जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाया जाए तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भाषा विकास होता है उसके लिए सबसे नाजुक समय कौन सा होता है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो प्रारंभिक बचपन का समय होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो इसका ऑप्शन है आनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका ऑप्शन है ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण। जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण मतलब कॉग्निशन का विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमास का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया। तो इसका जो उत्तर होगा वो मानसिक
सामाजिक अनोन क्रिया। और आंसर नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। स्कीमा किसे कहते हैं? स्कीमा वो होता है जो हमारी जो पुरानी योजनाएं होती हैं और उसमें जो नई योजनाएं जोड़ दें, मतलब पुराने ज्ञान के साथ अपना नया ज्ञान जोड़ते जाएं, उसे स्कीमा कहते हैं। या सोच के बारे में सोचना शुरू कर दें, उसे स्कीमा कहते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका ऑप्शन है डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे हैं जो उनके अनुसार अधिगम के लिए क्या चीज़ आवश्यकता है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बल। तो इसका ऑप्शन है शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। एक बच्चा जो है वो सक्रिय खोजबीन के माध्यम से ज़्यादा सीख सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण के गौड़ वाहक हैं? सामाजिकरण के गौड़ वाहक पूछे गए। परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो इसका जो ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? उदाहरण पूछा गया है, वो भी प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा। तो इसमें जो पूछा गया है वो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 24। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में जो लिंग पक्षपात होता है उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो इसका जो उत्तर होगा वे उत्तर नंबर सी, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। तो चलिए हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बच्चे जो होते हैं उनका जो उनकी कॉग्निशन का विकास जो होता है वो चरणों में होता है, या स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीख सकते हैं। तो इसमें जो उत्तर होगा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका आंसर है सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26।
तो फ्रेंड्स मेरे लगभग क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 26। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो देखते हैं आंसर। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन पास देना चाहिए। आवासीय विद्यालय खोलना। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक जो सशक्त विद्यालय, अच्छा विद्यालय अपने शिक्षकों में से निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक किसे बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति? तो इसका उत्तर होगा डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। मानक तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चे को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चे से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इसका जो उत्तर होगा वो बच्चों से बातचीत करें टीचर और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप पूछा है? तो जन्म से जो 2 साल तक होता है जन्म से जो 2 साल की अवस्था होती है उसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। जो संवेदीगामक होती है 2 से 7 साल तक होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। 7 से 11 साल तक होती है वो कॉन्क्रीट स्टेज होती है जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जो 11+ होती है उसे अमूर्त या फॉर्मल स्टेज कहते हैं। तो हमारा पूछा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो हमारा आंसर है 7 से 11 साल। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या कॉन्क्रीट स्टेज होती है। प्रश्न नंबर 30। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, समानता पर आधारित? तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी, समानता पर आधारित, मतलब इक्विटी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न नंबर 31। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की अक्षमता नहीं होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है,
जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय एक्टिव रहते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक्स।